क्या हाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंजाइम्स को। इंजाइम्स किसी भी क्लास के लिए 8 से लेके CSS PMS के लिए हर क्लास के लिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं हर एस्पेक्ट को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजाइम्स, व्हाट आर इंजाइम्स? इंजाइम्स आर हेल्पर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। इंजाइम्स हेल्पर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। इंजाइम्स आर हेल्पर प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये हेल्पर हैं, ये जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो इसको स्पीड अप करते हैं कि ये प्रोटीनी नेचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं ये इंजाइम्स। तो ये प्रोटीन्स नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट नाउ? कैटलिस्ट आर द मटीरियल सब्सटेंसेस विच स्पीड अप रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ। कि ये रिएक्शन को तेज़ करते हैं और ख़ुद भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होते कैटलिस्ट। इस तरह एंजाइम भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, बल्कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जो रिएक्शन 30 मिनट के अंदर कंप्लीट होना होता है उसको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो मुख्तलिफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं, जैसे डाइजेशन में पेप्सिन यूज़ होता है और ट्रिप्सिन यूज़ होता है। नेक्स्ट, ब्लड क्लोटिंग में भी एंजाइम यूज़ होता है। और वाउंड हीलिंग, जब ब्लड क्लोट करना होता है तब भी एंजाइम यूज़ होता है। और वाउंड जब ख़त्म हो जाए तो उसमें हीलिंग के दौरान भी एंजाइम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंजाइम? डिफाइन एंजाइम्स एंड एंजाइम्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं डेट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, के जो रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। तो एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। इससे जो एक्टिव एंजाइम एनर्जी होती है रिएक्शन करवाने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो जाती है, तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाता है और ये इजीली कंप्लीट हो जाता है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। बाद में ये दे कैटलाइज नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे रिएक्शन बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेल्स कैटलाइज करता है एंजाइम्स उसको, ऑल द रिएक्शंस को। ये एंजाइम हमारे बॉडी में कोई भी डाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है, बाद में हार्ट बीटिंग, जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उसको जो एंजाइम है वो कैटलाइज करते हैं। नॉट आल्टर्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। ना ही इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है रिएक्शन के दौरान, और ना ही ये कंज्यूम होते हैं, ना ही ये ख़त्म होते हैं। रीयूजेबल, और ये दोबारा रीयूजेबल होते हैं, इनको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, पहले भी बता चुका हूँ। कि अब हम देखेंगे कि हम एंजाइम को नाम कैसे करते हैं, हम एंजाइम को कैसे देते हैं। The name of an enzyme in many cases and in A's. For example, sucrase catalyze the hydrolysis of sucrose. कि sucrose एक शुगर है, तो उसको कैटलाइज करने के लिए हम sucrase यूज़ करते हैं। हमने एंजाइम के लास्ट वाले 3 जो हरूफ होते हैं उनको रिमूव करके ASC का इजाफा करते हैं, तो एंजाइम का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, sucrase catalyzes the hydrolysis of sucrose. देन हम जो भी प्रोसीजर करते हैं, जो कोई काम करते हैं, तो उसके काम के नाम से भी हम एंजाइम का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर, द नेम डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेसिस कैटालाइजिस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेसिस जो एंजाइम है वो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। समटाइम्स कॉमन नेम्स आर यूज पार्टिकुलरली फॉर द डाइजेशन एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। बाज़ कॉमन नेम्स भी यूज़ होते हैं, जैसे डाइजेशन में पेप्सिन और ट्रिप्सिन का कॉमन नेम है जो कि यूज़ होता है। नेक्स्ट, सक्रेज ब्रेक डाउन सक्रोज। कि सक्रेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है सक्रोज को। प्रोटीएजेज जो प्रोटीन से निकला हुआ है वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। लाइपेजेज जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स को। और जब हमने DNA को बिल्ड करना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं, DNA पॉलीमरेज उसको बिल्ड करता है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एंजाइम के प्रोटीन नेचर है, और ये जो यहाँ पे ये जानवर सा बना हुआ है, ओ आई गेट इट, दे एंड इन एज। के एंजाइम का जो मोस्टली नेम होता है वो एज के थ्रू, एज से क्या कहते हैं, एज से शुरू होती, एज से एंड पे ख़त्म होता है। तो सक्रेज, जैसे सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हम सक्रेज को यूज़ करते हैं। OSC को रिमूव करके हमने ASC लगा लिया। बाद में प्रोटीएसिस में भी यही है, प्रोटीन्स वाला भी, और लाइपेजिस में भी यही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ को, कि लाइफ के केमिकल रिएक्शंस क्या हैं।
हमारे यहाँ दो किस्म के रिएक्शन है मेटाबॉलिक में, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक वो रिएक्शन है जिसमें हम बड़े मालिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मालिक्यूल्स बनाते हैं, और एनाबॉलिक में वो रिएक्शन है जिसमें हम छोटे मालिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। तो दो किस्म के प्रोसेसेस ऑफ लाइफ हैं, जैसे बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स के, जब हमने दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनानी होती है, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि दो को मिला के एक बना हुआ है, तो ये बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस कहते हैं, कि आप इसको कह सकते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स में जिसको मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है, बड़े मॉलिक्यूल को दो में, एक को दो या तीन में डिवाइड करना होता है, उसको कहते हैं ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल, डाइजेशन कहते हैं। तो ये दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल में डाइजेशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट आप देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम्स, इंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, कि आपने एक्शन, इंजाइम ने अपना एक्शन या वो कैसे परफॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बाय, कि इंजाइम सबस्ट्रेट का कोई कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो कैसे होती है, इसके लिए दो मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हम इस दोनों मॉडल को आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लॉक एंड की मॉडल। इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन द एक्टिव साइड एज अ रिजिड शेप, कि जो एक्टिव साइड होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो एक रिजिड साइड है, वो एक उसकी शेप चेंज होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट, कि जो सबस्ट्रेट उसकी शेप के साथ मैच करती है वही उधर फिट हो सकती है इंड्यूस फिट मॉडल में, लॉक एंड की मॉडल में, सॉरी। तो इससे कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट इज़ अ की दैट फिट्स द लॉक ऑफ द एक्टिव साइड, के सबस्ट्रेट एक की है जो उसने लॉक में फिट होना है, एक्टिव साइड के लॉक में फिट होना है। इंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर कंबाइंड टू फॉर्म इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिव साइड में जो इंजाइम और सबस्ट्रेट ये मिलके इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। दिस इज़ एन ओल्डर मॉडल, ये एक पुराना तरीका है, और इट नॉट वर्क फॉर ऑल इंजाइम, और हर इंजाइम्स के लिए ये काम भी नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्यूस फिट मॉडल को। इन द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन द एक्टिव साइड इज़ फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, कि पहले हमने देखा कि लॉक की मॉडल में जो एक्टिव साइड थी वो रिजिड थी, उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती थी, बट इंड्यूस फिट मॉडल में जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। बाद में देखें द शेप्स ऑफ द इंजाइम एक्टिव साइड एंड सबस्ट्रेट एडजस्ट टू मैक्सिमाइज द फिट विच इम्प्रूव्स कैटालिसिस, कि जो शेप होती है इंजाइम की एक्टिव साइड की और सबस्ट्रेट की वो एडजस्ट होती हैं इस तरह के वो के जो इम्प्रूव कर सकते हैं कैटालिसिस को, कि ईजिली जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट में अटैच होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। देयर इज़ ग्रेटर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिटी, के जब शेप चेंज कर सकते होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो कोई किसी भी तरह की सबस्ट्रेट की जो स्पेसिफिसिटी वो बढ़ जाती है, वो ग्रेटर रेंज में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। दिस मॉडल इज़ मोर कंसिस्टेंट विद द वाइड रेंज ऑफ इंजाइम, ये मॉडल मोर कंसिस्टेंट है, ज़्यादा पक्का मॉडल है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है देन लॉकन की मॉडल विद द वाइडर रेंज ऑफ एंजाइम, के एंजाइम मुख्तलिफ तरह के एंजाइम इसमें यूज़ होते हैं। जैसे आप फिगर में देखें कि जो एक्टिव साइड की जो शेप है वो बनती है वो बनती है रेक्टेंगुलर वाली, तो जो वो दूसरी है वो ट्राइंगुलर वाली बनती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करके इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना दिया, जो आगे इंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में जाएगा, फिर इंजाइम और प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो अगले स्टेप है। देखते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को, कि इंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या होता है। इंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स, कि इंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स, के ये एक दूसरे के साथ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इंजाइम और प्लस सबस्ट्रेट, ये देखें आपके सामने इंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इन्होंने बना दिया है। देन इंजाइम सबस्ट्रेट से वो बनते हैं इंजाइम प्रोडक्ट, वो स्टेप मिस किया है मैंने। बाद में देखें कि इंजाइम एंड प्रोडक्ट सेपरेट फ्रॉम होते हैं इंजाइम प्रोडक्ट, इंजाइम सबस्ट्रेट से इंजाइम कम्प्लेक्स से इंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बना, वो आगे सेपरेट हुआ, इंजाइम अलहदा चला गया, प्रोडक्ट अलहदा चला गया। इंजाइम दोबारा रीयूज़ हो सकता है, इंजाइम दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन कोई नहीं चेंज हुई और प्रोडक्ट बन गया। तो एक छोटा सा एक इंजाइम मुख्तलिफ बहुत सारी रिएक्शंस को करवा सकता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंजाइम्स आर नॉट यूज, जबकि इंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते। इंजाइम्स आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन, के इंजाइम रिएक्शन के नतीजे में चेंज नहीं होते। यूज ओनली टेम्पररी, कि ये टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, कि जल्दी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। री यूज अगेन फॉर द सेम रिएक्शन विद अदर मालिक्यूल, के ये दोबारा एक ही रिएक्शन के बार बार यूज करने लग सकते हैं, कि जो दूसरे मालिक्यूल आती है, सबस्ट्रेट या दूसरी आती है, उसके साथ ये दोबारा कंबाइन करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करके दोबारा एक साइकिल की फॉर्म में दोबारा चल के ये दोबारा बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। वेरी लिटिल एंजाइम नीडेड टू हेल्प इन मैनी रिएक्शन, कि बहुत कम एंजाइम्स की
ज़रूरत होती है एक रिएक्शन को करवाने के लिए। ये एक बहुत सारे रिएक्शन की एक चेन रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एक एंजाइम बार बार कवर के तौर पर उसको चलाता रहेगा। जैसे देखें ये सबस्ट्रेट आ रही है, सबस्ट्रेट को उसने प्रोडक्ट में चेंज किया, एंजाइम आया, फिर साइकिल के थ्रू फिर वही एंजाइम बार बार यूज़ हो रहा है। तो ये आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एंजाइम्स यूज़ नहीं होते, ये बार बार इसको हम रीयूज़ वगैरह कर सकते हैं। लिटिल एंजाइम नीड होते हैं फॉर द मैनी रिएक्शंस के लिए। व्हाट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है? 3 फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, सेकंड को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स, थर्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। हम आगे इनको डिस्कस करते हैं। ये है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर आर द मोस्ट डेंजरस, हाई टेम्परेचर में नेचर अनफोल्ड द एंजाइम। हमारे जिस्म में दर्जा हरारत 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। जब टेम्परेचर 37 से बढ़ता है तो उसके जो दरमियान बॉन्डिंग होती है एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, प्रोटीन के दरमियान जो आयनिक बॉन्डिंग, जो भी प्रोटीन वाली चेन होती है वो एक दूसरे के साथ टूट जाती है, तो इससे डीनेचर हो जाता है एंजाइम। अगर आप हमारे जिस्म में टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम अपना वर्क नहीं कर सकेगा, वो डीनेचर हो जाएगा। इस तरह ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर आर द मोस्ट डेंजरस, के एक्सट्रीम टेम्परेचर एंजाइम को ख़त्म कर देता है, वो ख़त्म एंजाइम उस पर काम नहीं कर सकता। pH मोस्ट लाइक 6-8 pH नियर न्यूट्रल, के pH जो हो 6 से 8 के दरमियान हो, 8-7 होती है न्यूट्रल। ना ही आपने ज़्यादा बेसिक करनी है ना ही ज़्यादा एसिडिक करनी है, ये एक न्यूट्रल pH है फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, कि सबस्ट्रेट की एक नॉर्मल मकदार हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंजाइम के, जितनी सबस्ट्रेट होगी उतने एंजाइम होंगे, तो आप उसके साथ करेंगे। सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये भी उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। नेक्स्ट देखें को फैक्टर एंड को एंजाइम। को फैक्टर और को एंजाइम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिंक, आयरन। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोटीन हो ना वो एंजाइम उनके साथ मिलेंगी तो उसको कहते हैं को फैक्टर्स। जब विटामिन मिलेंगे तो उन्हें कहते हैं को एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिंक, आयरन एंड विटामिन रिस्पेक्टिवली आर समटाइम्स नीड फॉर प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिंक, आयरन एंड विटामिन ज़रूरी होते हैं समटाइम्स फॉर प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एग्जांपल देखें आपके, जब इनऑर्गेनिक मिलेंगे तो जिंक, आयरन वगैरह तो वो को फैक्टर, जब विटामिन मिलेंगे तो वो को एंजाइम। एग्जाम्पल देखें, आयरन मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन इन ऑर्डर फॉर इट टू पिक अप ऑक्सीजन। कि आयरन को मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो हीमोग्लोबिन के आयरन को लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऑक्सीजन को पिक करना है हमारे ब्लड में से फॉर रिस्पायरेशन के लिए, ये भी अलग टॉपिक रिस्पायरेशन में आता है हीमोग्लोबिन का ताल्लुक, कि आयरन उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी तो ही तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पिक कर सकेगी। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स वो चीज़ें होती हैं जो इंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्बिनेशन होकर के प्रोडक्ट बनाने नहीं देती, इनहिबिट करती हैं सबस्ट्रेट को, इंजाइम के साथ मिलने से इस तरह वो प्रोडक्ट नहीं बनती। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन करते हैं, ये कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट के साथ कि मैंने एक्टिव साइड के साथ मिलना है, तूने एक्टिव साइड के साथ मिलना है, तो इससे कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पीट विद नॉर्मल सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पीट करते हैं नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ के एक्टिव साइट ऑफ द फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के, ये नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं और सबस्ट्रेट को नहीं साथ अटैच होने देते, एक्टिव साइट को खुद अटैच हो जाते हैं, इससे प्रोडक्ट नहीं बनती। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट में ये नॉर्मल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट वाली सीन में, और बाद में देखें ये दूसरी टाइप होती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। वो कहते हैं कि आप मिल जाए, सबस्ट्रेट मिल जाती है एक्टिव साइट के साथ, लेकिन वो एंजाइम को किसी और पोर्शन के साथ, जिसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, उसके साथ मिल जाते हैं। तो वहाँ पे वो जब मिल जाता है तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर तो वो एंजाइम की कंपोजिशन और शेप वगैरह चेंज कर देता है, कि अगर असल सबस्ट्रेट उसके साथ मिल भी जाती है तो फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये उसके एक नॉर्मल वो जो फंक्शन होता है वो भी कवर नहीं होता, तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो एलोस्टेरिक साइट में उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। तो इन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में ये चीज़ है कि इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि प्रोडक्ट नहीं बने देती, एंजाइम की एक्टिविटी को किसी न किसी तरह वो ब्लॉक कर देती हैं, टेम्परेरी और परमानेंटली दोनों तरह ब्लॉक कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम्स की टाइप। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स में, इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज होते हैं लेदर टैनिंग में, स्टार्च प्रोसेसिंग में, डिटर्जेंट बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में, केमिकल फार्मास्यूटिकल अद्वियात बनाने में एंजाइम्स यूज होते हैं।
फूड प्रोसेसिंग, जब आपने फूड को महफूज करना होता है, स्टेरिलाइजेशन वगैरह करनी होती है, तो उसमें ये यूज़ होता है। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, जब प्रोटीन को हमने तोड़ना होता है मुख्तलिफ अज्जा वगैरह बनाने में, तो उसमें यूज़ होती है। बायोफ्यूल बनाने में इंजाइम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंट में इंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ रेजिडुअल वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, हम सारे पर फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह या पानी वगैरह गंदा निकलता है, उसको साफ़ करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को सही करने के लिए, तो उसमें ये डिग्रेडेशन ऑफ रेजिडुअल वेस्ट में ये यूज़ होते हैं इंजाइम्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस वही जैसे पानी की मिसालें लगा लें तो या धुएँ की मिसाल लगा लें, जो फैक्ट्री की चिमनियों में से निकलता है, उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी इंजाइम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर में इंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एनिमल फीड एडिटिव, के एनिमल के जो खाना है उसमें एडिटिव के तौर पर जो यूज़ करते हैं हम इंजाइम्स को। फूड फीड प्रोसेसिंग, उनके भी खाने की प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, जो उनको बेहतर बनाने के लिए या उसको महफूज करने के लिए ये इंजाइम्स वगैरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रो प्रोसेसिंग। फसलों में एग्रो प्रोसेसिंग का मीन ये है कि जब हम इंजाइम्स यूज़ करते हैं कि इंजाइम्स, ये इंजाइम दरअसल जगह पे यूज़ हो रहा है कि हम इस फसल में इंजाइम यूज़ करते हैं कि ये कितनी मकदार में डीएपी वगैरह लेगी, इसकी क्या ग्रोथ होगी, ये कुछ मेजरमेंट करने के लिए हम इंजाइम्स को फसलों में यूज़ करते हैं। ये इसके एग्रीकल्चर में यूज़ है। एप्लीकेशंस ऑफ इंजाइम्स की एप्लीकेशन क्या है। व्हाट डू इंजाइम डू फॉर यू, के इंजाइम हमारे लिए क्या करते हैं। डिटर्जेंट्स, ये पहले है सेक्शन में हम सेक्टर देखेंगे क्या किस सेक्टर में यूज़ होते हैं इंजाइम, फिर उसके एप्लीकेशन एरिया देखेंगे सेक्टर में किस एप्लीकेशन एरिया में यूज़ होते हैं, देन हम उनके देखेंगे बेनिफिट्स थर्ड सेक्टर में। तो फर्स्ट सेक्टर में देखें डिटर्जेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। हाउस होल्ड वॉशिंग एंड क्लीनिंग एजेंट्स में डिटर्जेंट्स को हम सर्फ वगैरह को, साबुन वगैरह को यूज़ करते हैं। ये जब इंजाइम इसमें शामिल होते हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है। वॉश यूर क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर, के ठंडे पानी में भी हमारे कपड़े धुल जाते हैं इन बाय द यूज़ ऑफ इंजाइम्स। मेक योर टीथ क्लीनर, हमारे ये जो दांत हैं उनको भी साफ़ करते हैं। हमारे जो टूथपेस्ट है उसमें भी इंजाइम्स शामिल है। नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये डेनिम वॉशिंग में, सिल्क पॉलिशिंग में, लेदर गुड सॉफ्टनिंग में भी ये यूज़ करते हैं इंजाइम्स को। इसका बेनिफिट क्या है कि स्टोन वॉश यूर जीन के, हमारी ये जीन्स के कपड़ों को जो वॉश वगैरह करते हैं। टेक कॉटन लुक एंड फील लाइक सिल्क, के जो कॉटन है उसको फील करवाते हैं कि सिल्क की टाइप की सॉफ्ट यूज़ होती है। मेक यूर लेदर सॉफ्ट, के हमारी जो लेदर है उसको भी सॉफ्ट बना देते हैं इंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग में इसमें क्या किरदार है। फूड प्रोसेसिंग में बेकिंग, ब्रीविंग, फ्रूट जूस प्रोसेसिंग में भी इंजाइम्स यूज़ होते हैं। क्लैरिफाई योर जूस एंड बियर, के हमारे जूस और जो बियर है उसको ये क्लैरिफाई करते हैं। कोई इंसेक्ट्स वगैरह से जो पाक वगैरह करना होता है उसको इंजाइम्स यूज़ होते हैं। मेक ब्रेड बैटर, के हमारे जो ब्रेड है उसको बैटर बनाते हैं। टर्न कॉर्न स्टार्च, जो मकई वगैरह है उसके स्टार्च को शुगर सिरप में जो कन्वर्ट करते हैं इंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्प एंड पेपर। पल्प होता है जो जिससे पेपर बनता है, जैसे ये दरख्त है उसका गूदा वगैरह जो होता है उसको हम पल्प कहते हैं। उसके मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं जिसके पल्प से हम पेपर बनाते हैं। स्टार्च कन्वर्जन करते हैं पहले उसकी, फिर पिच कंट्रोल, उसकी जो विड्थ वगैरह जो मोटाई वगैरह उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लीच बूस्टिंग, उसमें जो ब्लीच को बूस्ट करना होता है। डी इंकिंग, जो उसमें कलर वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए एंजाइम यूज़ होते हैं। देन स्टिकीज़ कंट्रोल के जो एक दूसरे का चिपक रहे होते हैं, वो गुद्दा से एक दूसरे के चिपक रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं। स्लाइम कंट्रोल के जो उसको नॉर्मल पेज की लेंथ में, विड्थ में हमने लेना होता है उसको भी एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि ये रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है कि जो खर्चा कम आता है उस पर, और इम्प्रूव क्वालिटी, और क्वालिटी को भी कम करता है। यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन